Hello everyone, welcome to Bifpoof IAS. We are heading towards lecture 2, part 2, that is on climatology, which is a part of physical geography. So far, we have seen questions from 1979 to 2002 in the part 1 of the present climatology lecture 2. Okay, now today from 2002, we are going towards 2023-24. We gonna see all the questions chronologically. So in 2002, what we were gonna do is that we were going to solve this PYQ. So let's start with this. For short-term climatic predictions, which one of the following events detected in the last decade is associated with occasional weak monsoon rains in Indian subcontinent? Got it? Occasional monsoon rains which are weakened. Got it? Weak monsoon is the main point. So before solving this question, we have to understand what is La Nino first and what is El Nino, or what is El Nino first and what is La Nino, and what is ENSO. या फिर I'll teach you this later on, but it is the same, that is El Nino. El Nino Southern Oscillation. This is ENSO. This is one of the same things. Okay, let's head on towards El Nino. देखिए जब भी एल नीनो और लानिनो पे क्वेश्चन आता है तो आप ये समझ लीजिए दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने से पहले, एल नीनो का मतलब होता है द लिटिल बॉय। गॉट इट? तो अगर आपको एक भी फिनोमिनन पता है तो दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट होगा वो। गॉट इट? नाउ हेड ऑन टूवर्ड्स ये आपका हो गया जापान, ये आपका हो गया यूएस। गॉट इट? एंड दिस इज द पैसिफिक ओशन इन द मिडल ऑफ दिस, रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं इसको। नाउ सी इनटू दिस, ये जो सेंट्रल ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मिडिल में जो जा रहा है इक्वेटर, यहां से लेके यहां तक का इसका इनका प्रेजेंस होता है, एलनीनो और लानिनो का। गॉट इट? अब सिंपली मैं एक चीज बताता हूँ, ट्रेड विंड्स जो होती हैं जनरली वेस्टवर्ड्स जा रही होती है इधर। गॉट इट? इस तरीके से थोड़ा जस्ट इमेजिन दिस, ये इन चीजों को आप जस्ट इमेजिन कीजिए। और ये जो सेंट्रल अमेरिका है ना, ये सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन, ये पूरा इन दोनों के बीच में, यहाँ इस जगह पर। गॉट इट? पेरू, चिले और इन सब के आसपास का एरिया, और इधर नदन साइड में इधर मेक्सिको का थोड़ा एरिया और यूएस का, इस एरिया में, ये इक्वेटोरियल रीजन में, इस एरिया के, यानी सेंट्रल पैसिफिक बोलते हैं स्पेसिफिकली इस एरिया को। इस जगह पर अमूमन यानी नॉर्मली जब टेम्परेचर्स हाई चले जाते हैं, यानी टेम्परेचर हाई हो जाए, गॉट इट, उसका मतलब है कि रेनफॉल ज़्यादा होगी इस एरिया में। तो जब यहाँ टेम्परेचर हाई हो गया और रेनफॉल ज़्यादा हो गई, यानी वार्म हो गया यहाँ पर इस एरिया में, तो इस एरिया में जो हवाएं आ रही होती हैं, उधर जाने की जगह यहीं पर रेनफॉल हो गई वो सारी। तो ये जो इंडोनेशिया वाला रीजन है, ये थोड़ा चाइना हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया, इस एरिया में जो रेनफॉल होने वाली होती है वो कम होगी क्योंकि यहाँ हो गई। गॉट इट? क्योंकि जितनी भी विंड्स हैं वो तो लेके नहीं जा पाई मॉइस्चर को, वो यहीं रह गया। गॉट इट? तो इधर ड्राई सीजन आ जाएगा। गॉट इट? इसी को अल्नीनो बोलते हैं। मैंने बहुत सिंपल वे में समझा दिया है, इससे इससे सिंपल इसका कुछ नहीं हो सकता। गेटिंग इट? और एग्जैक्टली जब इसका अपोजिट हो जाए, इस एरिया में वार्मनेस की जगह कोल्ड हो जाए। गेटिंग इट? जब इधर कोल्ड रीजन आ जाएगा, पहले अल्नीनो में वार्म था, अब यहाँ पे कोल्ड हो गया, तब हम उसको क्या बोलेंगे? तब हम उसको बोलेंगे
लानीना। गेटिंग इट? जस्ट इसका अपोजिट, जैसे अल्नीनो में सेंट्रल पैसिफिक एरिया में वार्म था जब टेम्परेचर राइज हुआ तो वार्म करेंट्स बन गए थे पूरे एरिया में। गेटिंग इट? तो वाटर वार्म हो गया, वार्म अप हो गया, इस पूरे एरिया में रेनफॉल हो गई। बट वो विंड्स जानी थी इधर की साइड में, विंड्स लेके जाने वाली थी इसको क्या बोलते हैं, आपके वाटर वेपर्स को इस साइड में, तो वहां पे अभी रेनफॉल इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में नहीं हुई, तो ये हो गया अल्नीनो। एंड जस्ट अपोजिट लानीना में क्या है, इस एरिया में कोल्ड हो गया, कोल्ड आ गया, तो इधर वार्म अप नहीं हो पाया, रेनफॉल कम हुई, टेम्परेचर डाउन है, रेनफॉल कम है, तो रेनफॉल ज्यादा किधर हो जाएगी, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इस एरिया में हो जाएगी, उसको बोलते हैं लानीना। तो और इंडिया भी इसका इधर तक आती है, इंडिया तक। गेटिंग इट? तो जब इंडिया में बारिश ज्यादा होगी एशिया पैसिफिक में, तो उसका कारण क्या होगा, दिस इज अ लानीना, सदर्न ऑस्किलेशन साइकिल, एलएनएसओ। और जब ड्राई हो जाएगा, तो जब बारिश कम होगी तो अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन साइकिल, यानी ENSO। गेटिंग इट? अगर नहीं समझ में आया फिर से देख लो, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन यू वोंट गेट इट, बिलीव मी। और इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो आपका काम है, आप देखिए क्या इफेक्ट आते हैं। जब भी अल्नीनो आएगा तो इधर क्या इफेक्ट होगा, या लानीना जब भी इधर आएगा तो क्या इफेक्ट होगा अल्नीनो का, इधर क्या इफेक्ट है लानीनो का, इधर क्या आ रहा है, वो बेसिकली रेनफॉल के ऊपर मेनली है। उसके अलावा हरिकेन्स, साइक्लोन्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इस एरिया में, खासकर जब एल्निनो होता है तो, या फिर लानीना आता है तो उस टाइम। गॉट इट? लानीना साइकिल में इधर बारिश ज्यादा होगी, इधर कम होगी, अल्निनो वाली साइकिल में इधर बारिश कम होगी, इधर ज्यादा होगी, एक दूसरे के अपोजिट है। गेटिंग इट? नाउ लेट्स सी। अब इसमें पूछा है वीक मॉनसून रेन्स, तो जब ज्यादा मॉनसून होता तो लानीना होता ना, बट वीक मॉनसून है इंडिया की साइड में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, तो क्या होगा, अल्नीनो, सिंपल। नाउ यू कैन सी कितने आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। गेटिंग इट? Another question, 2002. Consider the following climatic and geographical phenomenon. First, condensation. Second, high temperature and humidity. Third, orography. Fourth, vertical wind. थंडर क्लाउड डेवलपमेंट इज ड्यू टू विच ऑफ द these phenomenon. अब देखिए थंडर क्लाउड्स होते हैं वो तो आपको देखना पड़ेगा, बट मैं सिंपली चलो आई विल एक्सप्लेन टू यू दिस ऑल्सो। तो इसमें क्या है, कंडेंसेशन ठीक है, हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ठीक है, ओरोग्राफिक ठीक है, वर्टिकल विंड ठीक है, ओके फाइन। थंडर क्लाउड क्या होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस, नीचे से लेके ऊपर तक जाने वाले, जिसमें वाटर वेपर्स ऊपर चली जाती हैं, कंडेंस होती जाती है, फिर वापस नीचे गिरती हैं, फिर वापस कंडेंस होती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर वापस कंडेंस होती है क्लाउड की फॉर्मेशन के अंदर ही। तब जब ये ऊपर नीचे जा रही होती है तो चार्जेस का लेन देन हो जाता है, और जब ये चार्जेस आपस में चेंज होते हैं तब यहाँ पे थंडर बनता है। मैं बहुत सिंपली बता रहा हूँ, ऊपर नीचे जाने में चार्जेस चेंज हो रहे होते हैं, या फिर एक ही टाइप का चार्ज बन जाएगा उस पूरे क्लाउड में, और जब दूसरा क्लाउड आएगा तब वो आपस में जब टकराएंगे तब भी ऐसा हो सकता है कि इसमें नेगेटिव बनाओ इसमें पॉजिटिव, गेटिंग इट, तब यहाँ पर थंडर क्रिएट होता है। या फिर ओवरऑल चार्ज, ये भी छोड़िए, ओवरऑल चार्ज पूरे क्लाउड में, थंडर क्लाउड में एक एक्सीड कर गया एक लिमिट से ज्यादा, तो वो अर्थ के साथ में मैच करेगा, फिर उसकी इतना ज्यादा प्रेशर बन गया उसमें, इतना ज्यादा चार्ज आ गया कि वो अर्थ से कनेक्ट करेगा अर्थिंग लेने के लिए, तब थंडर जनरेट होती है। गेटिंग इट? अलग अलग टाइप के फिनोमिना हैं इसमें भी, सबसे बेसिक वाला ये है, तब जनरेट होगी। या फिर आपस में टकराएंगे तो क्लाउड्स के अंदर थंडर आएगा। गेटिंग इट? तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, कंडेंसेशन, यस चाहिए। क्यों चाहिए, अभी बताया था मैंने कि नीचे जब वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगी तो कंडेंस होंगी,
फिर वापस नीचे आएंगी, फिर एक पर्टिकुलर एरिया तक आते आते वो वापस से वेपराइज हो जाएंगी नीचे आते आते, अगर हीट ज्यादा हुई तो। ऐसे करके कई साइकिल्स चलेंगी, उसमें चार्जिंग होती जाएगी पार्टिकल्स की। गेटिंग इट? तो जब पार्टिकल्स की चार्जिंग होती जाएगी तो पूरा क्लाउड सुपर चार्ज हो जाएगा। जब सुपर चार्ज हो जाएगा तो वो अर्थिंग के लिए अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, और तब बिजली जो कड़कना होता है ना नीचे जो गिरती है वो ऐसी गिरती है, या फिर दो क्लाउड्स आपस में टकरा गए अपोजिट चार्जेस के, या फिर एक ही में क्रिएट हुआ। एक ही में होना तो बड़ा मुश्किल है, बट दो चार्जेस अपोजिट चार्जेस वाले टकरा गए क्लाउड्स, किसी में कुछ चार्ज बना किसी में कुछ, वहां पे भी थंडर आ जाएगा, काफी तेजी से थंडरिंग हो जाती है। गेटिंग इट? हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यस। अगर कंडेंसेशन ऊपर हो रहा है तो नीचे मुझे हाई टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी, जिससे वेपराइज होकर के वापस ऊपर जाए। वर्टिकल विंड, यस, ऊपर जा रहा है, वर्टिकल विंड की जरूरत है। ओरोग्राफी, ओरोग्राफी होता क्या पहले ये जान लीजिए। ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर्स व्हेन माउंटेन्स इन द अपबर्ट फंक्शन एज अ एयर फ्लो बैरियर्स, pushing air to rise, and moist air flowing upslope to descend by creating clouds and precipitation. माउंटेन्स अपवर्ड डायरेक्शन के लिए फंक्शन करती हैं, और मतलब बैरियर बनती हैं, और एयर को राइज करवाती है, मॉइस्ट एयर फ्लोइंग अपस्लोप टू डिसेंड बाय क्रिएटिंग क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। गेटिंग इट? तो ये भी सही है। और विंड, वर्टिकल विंड तो हो ही गया था, 1 to 4 तो डायरेक्ट सही था, ये 3 भी साथ में आ जाएगा, एंड डी इज द आंसर। अभी आगे भी आएगा तो आई विल टीच यू मोर इफ इट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड मोर देन दिस। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट सिखा दिया है इसके पीछे का रीजन। गेटिंग इट? आपको बस बेसिक सोचना है और आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन लग जाएगा उससे। 2002 में क्वेश्चन आता है, द सर्फेस विंड्स स्पाइरल इनवर्ड्स अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। असर्शन, रीजन, एयर डिसेंड्स इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, दिस इज द रीजन। तो देख लेते हैं क्या है। एयर डिसेंड्स इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोनिक फॉर्मेशन, यस 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 यस, सेंटर में डिसेंड होगी, प्रेशर ऐसे आ रहा होता है, ठीक है, या फिर ऐसे जा रहा होता है। गेटिंग इट? ओके, आई विल टीच यू दैट ऑल्सो। ऊपर की तरफ जा रहा है प्रेशर, साइक्लोन का डायग्राम बना हुआ है तो इसी में आई विल टीच यू। ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन, तो ये किसमें होगा एंटी क्लॉकवाइज? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज जा रहा होता है इस तरीके से साइक्लोन का फ्लो। गेटिंग इट? वो विंड्स की वजह से होता है और सर्कुलेशन की वजह से। गेटिंग इट? इसी वजह से मेन रीजन ये भी है कि इक्वेटर के एरिया में साइक्लोन्स नहीं जनरेट होते, क्योंकि ना वहाँ क्लॉकवाइज बनेगा ना एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। गेटिंग इट? अच्छा, दूसरी चीज, एयर डिस्टेंस इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, ये देखिए साइक्लोन का किस तरीके से इन्होंने बनाया है। एयर इधर से आई, ये पूरा बन रहा है साइक्लोन में, साइक्लोनिक फॉर्मेशन, और इधर की तरफ आउटफ्लो आ रहा है, इसी तरीके से होता है। ये एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, सेंटर में आई है इसकी, और ये पूरा लो प्रेशर जोन है, ये एयर को खींच रहा है अपनी तरफ में। गेटिंग इट? एयर को बहुत तेजी से खींच रहा है अपनी तरफ में, और इस तरीके से सर्कुलेट करवा रहा है एंटी क्लॉकवाइज इफ इट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न में होता तो इस तरीके से कर रहा है। गॉट इट? इतना ही है साइक्लोन के अंदर, इससे ज्यादा भी ओवर जानने में ना कोई फायदा नहीं है साइक्लोन में भी। इतना जिसको पता है, थिंग्स विल वर्क आउट। गॉट इट? तो और क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, ये देख लेते हैं कैसे आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिक्स में भी आते हैं, बट इस तरीके से, मतलब यू नो tropical cyclones can form and intensify under the following condition: large sea surface, the temperature higher than 27 degrees Celsius, presence of Coriolis force, small variations in the vertical wind speed, a pre-existing weak low pressure area, और low level cyclonic circulation। देखिए, upper divergence above the sea level system, ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक्स में आने वाले। सरफेस विंड स्पाइरल साइक्लोन के बारे में और भी देख लेते हैं।
Surface winds spiral outwards upon the center of the cyclone, where warm air ascends upwards. Cyclone are formed around a low pressure area. They have quick inward air circulation. They are mainly two types of cyclones, the tropical cyclone and extra tropical cyclone. फर्स्ट वन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, देखिए यहाँ पे दो टाइप के साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फ्रॉम द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बट नॉट एग्जैक्टली इक्वेटर. इक्वेटर पे साइक्लोन्स ऐसा नहीं आ सकते. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मेनली ओरिजिनेट इन द पोलर रीजन्स. हाउएवर they can also occur in temperate zone and high latitude regions. The southern hemisphere has, देखिए अभी क्लॉकवाइज बताया था सदर्न में, और नॉर्दर्न में एंटी क्लॉकवाइज. तो ये इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज जो बना रखा है ये नॉर्दर्न वाला है. जस्ट इसमें उल्टा कर दो, ऐसे घूमते हुए जा रहा है, वो सदर्न वाला हो जाएगा. गॉट इट. बस यही चीज़ें याद रखनी है. कोरियोलस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए, स्मॉल वेरिएशंस होनी चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में, ट्रॉपिक्स में. प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर अभी बताया था, लो प्रेशर चाहिए, लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन चाहिए. लो प्रेशर में पता है क्या है, एयर आपकी तरफ खींचेगी पूरी, और तब बनाएगा ये साइक्लोन. ऐसे करते बवंडर. गॉट इट. और बीच में होगा इसका आई सेंटर. गॉट इट. असर्शन दे रखा था, द सर्फेस विंड्स स्पाइरल इनवर्ड अपॉन द सेंटर ऑफ द cyclone. Got it? The surface winds spiral inward upon the center of the cyclone. So are these spiraling inwards upon the cyclone or not? No, they are not. They are just moving above and vertically outflow हो रहा है उनका. सेंटर में नहीं फंस रही यहाँ पे, सिर्फ ये ले रहा है उसको और उसको ऊपर खींच के फेंक दे रहा है बाहर की तरफ. गॉट इट. ट्रोपोस्फेयर के एरिया के आसपास, और बीचों बीच में जा रहा है सबसाइडिंग वार्म एयर जी की तरफ. गॉट इट. सरफेस विंड्स को आउटफ्लो दे रहा है वो बार बार खींच के. सारा आएगा, विंड सी विंड्स आ रही हैं तो क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, ऊपर लेके जाएगा, फेंक देगा इस तरीके से. गॉट इट. तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है. एयर डिसेंड्स इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन. यस. जो सबसाइडिंग वार्म एयर जा रही थी ये सरफेस एयर थोड़ी है. अच्छा दूसरा देखते हैं. एयर डिसेंड्स इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन. यस. ये सबसाइडिंग वार्म एयर जो है, इट इज डिसेंडिंग टूवर्ड्स इनवर्ड्स ऑफ द साइक्लोन. याद रखना. ठीक है. एयर डिसेंड्स इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन. गॉट इट. छोटे डिसेंड हो रहा है, छोटे से बड़ा होता भी जा रहा है, सेंटर ऑफ द साइक्लोन से यूं इस तरीके से उठ भी रहा है, फिर बाद में आउटफ्लो हो रहा है. गॉट इट. कुछ नहीं है, यूपीएससी से थोड़ा सा ना ट्रिकी बनाने के लिए आपको लैंग्वेज में घुमाता है, और कोई चीज नहीं है. तो आंसर इज डी. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. अनदर क्वेश्चन. 2002, 60 to 65 degree latitude in both the hemisphere have low pressure belts instead of high pressure. The low pressure areas are permanent over oceans rather than on land. इसका रीजन ये है. चलिए देखते हैं प्रेशर बेल्ट होती क्या है. द एरिया बिटवीन 60 to 65, अभी प्रेशर सेल्स बताए थे ना, फेरल सेल, पोरल सेल और बाकी के सेल, फ्रैट सेल्स वगैरह. लुक इनटू द मेटा, उसमें देख लेना क्या है. लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 पार्ट 1 में क्लाइमेटोलॉजी के. द एरिया बिटवीन 60 to 65 degree latitude in both hemispheres is known as the subpolar low pressure area. ठीक है. 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड क्या होता है, सब पोलर लो प्रेशर एरिया. यहाँ पे आई थिंक ठंडे वाले जो डेजर्ट्स पाए जाते हैं, आई थिंक वही है एरिया. आई चेक रीचेक इट. द लो प्रेशर डज नॉट अपीयर टू बी थर्मली इंड्यूस्ड बिकॉज देयर इज low temperature throughout the year, and such there should have been a high pressure belt instead of a low pressure belt. इतना लो टेम्परेचर है उसके बाद भी लो प्रेशर बन रहा है, जबकि हाई प्रेशर बनना चाहिए था. इट इज दस अ डायनामिकली प्रोड्यूस्ड लो प्रेशर बेल्ट. द सरफेस एरिया spreads outward from this zone due to rotation of the earth and low pressure is caused. लो प्रेशर रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से कॉज हो रहा है उस एरिया में, जबकि इतना टेम्परेचर नीचे है तो एटलीस्ट वहां पर हाई प्रेशर बन सकता था.
फिर भी लो प्रेशर ही बनना है. द फैक्टर शुड बी मोर इफेक्टिव एट द पोल्स, but the effect of the rotation is neglected due to exceptionally low temperature prevailing throughout the year at the poles. Got it? The subpolar low pressure belt is more developed and regular in the southern hemisphere, while it is broken in the northern hemisphere because of over dominance of water oceans in the former. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ब्रोक कर जाता है क्योंकि वहां पे प्रेजेंस ऑफ वाटर ज्यादा है. ठीक है. और सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट इज मोर डेवलप्ड इन रेगुलर इन द सदर्न हेमिस्फीयर क्योंकि वो अंटार्कटिक रीजन है, वहाँ पे लैंड है इस वजह से. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर हैव अ लो प्रेशर बेल्ट इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर. ये बात तो सही है, हाई प्रेशर होना चाहिए था, बट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ हाई प्रेशर नहीं है. याद रखना, इतना ही याद रखना, ज्यादा मत सोचना. थोड़ी चीजें थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन भी लगा लो, क्योंकि कई बार चीजें इमेजिन करने में दिक्कत हो जाती है. तो इसको तो मैं इसी तरीके से याद रख लेता हूँ कि भाई होना तो वहां पे हाई प्रेशर चाहिए था, बट थ्रू आउट द ईयर ठंडा है. हाई प्रेशर होना चाहिए था, बट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड सर्टेन डायनामिकल फैक्टर्स वहां पर हाई प्रेशर है. उसका रीजन, द लो प्रेशर एरियाज आर परमानेंट ओवर ओशंस रेदर देन ऑन लैंड. सी, ये रेदर देन ऑन डाल दिया. ओशन ऑन द आर परमानेंट ओवर ओशन देन ऑन लैंड. ऐसा थोड़ी है भाई, नदर्न हेमिस्फीयर में तो लैंड कम है, चलो ठीक है वाटर से, बट सदर्न हेमिस्फीयर में तो लैंड है ना. तो इसका रीजन ये नहीं है, इसका रीजन वो रोटेशन वाला है, अर्थ का रोटेशन. गॉट इट? ऐसे याद रखना है, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड लो प्रेशर इज कॉज्ड. इसको मार्क कर लेना और ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ अ मीटरोलॉजिकल स्टेशन इज 26 डिग्री. इट इज what it is, its average annual rainfall is 63 centimeter, and the annual range of temperature is 9 degrees Celsius. The station in question is, heat is not important in these days, but still if you want to solve it, just remember 26 degrees equatorial region. तो कौन सा होगा सबसे पास में? चेन्नई इज वेरी नियर. कोलकाता, चेरापूंजी और इलाहाबाद ये अपर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, तो नीचे ही होगा इक्वेटोरियल रीजन में, तो चेन्नई है थोड़ा. गॉट इट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में होनी चाहिए जगह, तो चेन्नई. इस तरीके से भी सोच सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2003, areas lying within 5 to 8 degree latitude on either side of the equator receive rainfall throughout the year. Okay. Higher temperature and higher humidity cause conventional rain to fall mostly in the afternoons near the higher temperature and high humidity. Yes, this is correct. The area lies within 5 to 8 degrees latitude on either side of the equator. ठीक है, इक्वेटर के किसी भी तरफ 5 से 8 डिग्री तक रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इक्वेटर के पास में तो एक मीन टेम्परेचर बना रहता है ना ओवरऑल ईयर में, राइट? हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी रहती है कि नहीं मीन में, 27 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री अराउंड पूरे साल इसी रेंज में चलता है ना. 30-35 डिग्री के आसपास, 25 to 35 डिग्री के आसपास, तो ह्यूमिडिटी हाई रहेगी, टेम्परेचर हाई रहेगा, और जैसे टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा तुरंत रेनफॉल हो जाएगी. तो ये दोनों ही सही है. इसका रीज़न सही है, हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी. हमें इस तरीके से सोचना है कि क्या ये रीज़न आ सकता है कि नहीं. जब आ रहा है तो ये दोनों सही है. गॉट इट? कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होती है? गर्मी बढ़, देखो इंटेंसली हीटेड, गर्मी बढ़ी या तो रात में एज इन ट्रॉपिक्स, और इन द समर एज टेम्परेचर इंटीरियर्स, तुरंत रेनफॉल हो जाएगी. गॉट इट? क्योंकि वहां पे क्या बोलते हैं, लो प्रेशर जोन बन रहा है बार बार, बट द थिंग इज दैट कि वहां पे एयर फ्लो नहीं है, तो वहीं पे कन्वेंशनल करंट बनेगा, वहीं पे फॉलो हो जाएगा. गॉट इट? एयर राइजेस इन कन्वेक्शन करंट आफ्टर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इंटेंस हीटिंग व्हाइल असेंडिंग it its water vapor condenses into cumulonimbus. आ गया वही थंडर वाले, with a great vertical extent. वहीं के वहीं और वहीं पे this reaches in maximum in the afternoon when the conventional system is well developed. Hot air rising has a great capacity for holding moisture, which is abundant in regions of high relative humidity. As the air rises, it cools, and when the saturation point is reached, torrential downpours occur. Torrential downfall क्या है? इस तरीके से बारिश का गिरना, वहीं के वहीं. Often accompanied by thunder and lightning. वो thunder cloud वाला cumulonimbus है ये. The summer showers in the temperature region are equally heavy with the occasional thunderstorms.
These downpours may not entirely sink into the soil and drained off immediately. Got it? Another question. Uh, I think the this is saving. Okay, we'll wait for it. So have you got it? Conventional rainfall क्या है, इसका रीजन क्या होता है इसके पीछे, तो इस तरीके से आपको यू हैव टू हम लोग PYQ से ये सारा सीख रहे हैं और इसी तरीके से हम पूरा का पूरा विल कवर इट अप. अनदर क्वेश्चन 2003. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू लैटिट्यूड. कह रहा है कि जो मॉइस्चर के अंदर अमाउंट है, मॉइस्चर का अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर के अंदर इज रिलेटेड टू लैटिट्यूड. अभी देखा था हमने, लैटिट्यूड की बात चल रही थी, उसी पे ह्यूमिडिटी आई, हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर, तो ऑब्वियस सी बात है. हाँ, द कैपेसिटी, ये सब मिक्स इंटरमिक्स होते हैं. देखिए इसका एप्लीकेशन इधर आ गया या फिर इसके पीछे का प्रिंसिपल इधर पूछ लिया, मतलब इसका एप्लीकेशन ये आ गया इधर और इसका प्रिंसिपल ये रहा और ये नेचुरल एप्लीकेशन है जो हो ही रहा है. ठीक है, फिनोमिना, ये प्रिंसिपल से, तो ये फिनोमिना है नीचे वाला क्वेश्चन जो ये आया था, ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं और सेम ईयर में पूछ लिया है. तो द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमोसफियर इज रिलेटेड टू लैटिट्यूड. यस. द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर. सी, यहीं पे पूछा है, हाई टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी कॉज. ये तो बड़ा सही है. एक स्टेटमेंट यहाँ आया होगा, एक ये वाला क्वेश्चन आ गया, एक ये वाला 2003 में बड़े आराम से सॉल्व किया गया होगा अगर थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग बिठा के गया होगा, गए होंगे जो बच्चे जिनका निकला था प्री. लेट्स डू इट, बोथ आर करेक्ट. 2004. The thickness of the atmosphere is maximum over the equator. ओके, हाई इंसुलेशन एंड ये सही है. देखिए अर्थ में ना इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्म रहेगा, थिकनेस हाई हो जाएगी. न्यूमलोक्लम्बस का भी फॉर्मेशन हो रहा है, कन्वेंशनल करंट भी बन रहे हैं. इधर इधर ज्यादा थिकनेस है, पोल्स ठंडा है तो कम थिक होगा, ज्यादा है तो वेपर, गैस है ना, वेपर्स, लिक्विड वाटर गैस में कन्वर्ट होगा तो वेपर गैस ज्यादा जगह लेती है ना. इस सिंपल वे में सोचिए, गैस के पार्टिकल्स में दूरी ज्यादा रहती है ना, तो ज्यादा जगह घेरेगी ना. समझ रहे हो? जब ज्यादा जगह लेगा तो उसका एरिया भी ज्यादा होगा, हाइट भी ज्यादा होगी. गॉट इट? थिकनेस भी ज्यादा होगी, पोल के ऊपर कम होगी, इस एरिया में बीच में रहेगी. अलग अलग सेल, सबसे ज्यादा ये वाला सेल, उससे कम ये, फिर उससे कम ये. गॉट इट? तो ये तो बिल्कुल सही है. इसका रीजन देखते हैं. हाई इंसुलेशन एंड स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन करेंट्स अकर ओवर द इक्वेटर. हाई इंसुलेशन, यस. इंसुलेशन का क्या मतलब जा रहा था? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ज्यादातर. और कन्वेंशन करंट्स, हाँ देखिए अभी मैंने बोला था कन्वेंशन करंट्स का, और हमने 2003 के क्वेश्चंस में भी सॉल्व किया है. दोनों चीजें सही हैं, उसकी वजह से थिकनेस ज्यादा आ रही है. याद रखना, दीज आर द रीजंस बिहाइंड दिस. यूपीएससी इन्हीं को पूछ लेता है घुमा फिरा कर, कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा इसमें. एक बार करोगे अच्छे से याद हो जाएगा, रट्टा लग जाएगा. रट्टे लगा लो भले ही इसके, नहीं याद हो रहा तो वैसे तो याद समझ में आ गया होगा लॉजिक. ठीक है. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये हमने लास्ट लेक्चर में करा भी है. फिर भी अरोरास थर्मोस्फेयर में होते हैं, आयनोस्फेयर भी इसी में ही होता है. याद रखना, रेडियो वेव्स वाला भी टकरा के वापस आने वाला भी पूरा आयनोस्फेयर में ही और थर्मोस्फेयर के अराउंड में प्रेजेंट होती है. मेसोस्फेयर से कुछ एरिया से स्टार्ट होकर थर्मोस्फेयर तक जाती है. गॉट इट? और इसके अंदर एरोप्लेन्स होते हैं ट्रोपोस्फेयर में, ये जेट उड़ रहा है. ठीक है, हॉट एयर बलून भी इसी में ही है. 2004 में क्वेश्चन आता है, बैंगलोर रिसीव्स मच हायर एवरेज एनुअल रेनफॉल देन दैट ऑफ मैंगलोर. रीजन क्या है उसके पीछे? देखिए बैंगलोर में तो रिसीव हायर रेनफॉल, अभी तो वहाँ पानी की शॉर्टेज चल रही है, वाटर शॉर्टेज है ऑलरेडी, तो हायर तो नहीं होगा. गॉट इट? और वैसे भी देन दैट करके जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली यूपीएससी में गलती, मतलब उल्टे हो जाते हैं, इंटरचेंज कर देता है. ये इसका एक हैक है, एक साइक है, एक ट्रिक है. इतने इतने सारे हम क्वेश्चंस देखते हैं तो उसमें रेदर देन, दिस देन दैट, जब कंपेयर करा रहा है वो जनरली ऑप्शन गलती करता है, ज्यादातर, हमेशा नहीं. 99% आप गलती मान के चलो और आप वहां पे ही मार्क कर दो कि ए कैन नॉट बी ट्रू, तो ए इज फॉल्स. Bangalore has the benefit of receiving rainfall both from the southwest and the northeast monsoons. Yes, this is correct. Bangalore में दोनों साइड से रेनफॉल आने का चांस है. ऑल ओवर इंडिया में ही है, ऐसा नहीं है, लगभग लगभग मुंबई वगैरह को छोड़ के और बंगाल वगैरह को दोनों ही रेनफॉल, दिल्ली में भी दोनों का ही असर दिखता है, ऐसा नहीं है कि एक का ही दिख रहा है. तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. ओके.
दूसरी चीज जो मैंगलोर है ना, दैट इज सिचुएटेड ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, और जो बैंगलोर है वो लीवर्ड साइड पर है। तो विंडवर्ड साइड पे मैंने क्या बताया था कि जब विंडवर्ड साइड पे कोई होगा, जैसे बैंगलोर सिटी है, तो उस पर बारिश ज्यादा होगी ना, और लीवर्ड साइड पे तो हो ही नहीं पाएगी। तो दिस इज द रीजन। गॉट इट। तो अगर उसमें बारिश हो भी रही है तो थोड़ी बहुत होगी वेस्टर्न वाले से, और इधर नॉर्थ ईस्टर्न वाला जब आता है, सदर्न वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून आता है, तो वहां से भी हो जाएगी फिर, क्योंकि तब वो इस तरफ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? Cirrus clouds are composed of ice crystals. Cirrus clouds exhibit a flat base and have the appearance of rising domes. Cirrus clouds are white and thin, form delicate patches, and give a fibrous and feathery appearance. Cumulus clouds. Cumulus clouds are classified as high clouds. देखिए क्लूमोनिम्बस हम तभी कर रहे थे, निम्बस क्लाउड सबसे नीचे रहता है, वो भी आई विल टीच यू। हम यहाँ पे सारी क्लाउड्स ही कर लेते हैं। क्यूमुलस सियरा, क्यूमुलो निम्बस सियरा, स्ट्रेटस सियरा, न्यूमोस्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, ऑल्टोस्ट्रेटस, ऑल्टोक्यूमुलस, सिरस स्ट्रेटस, सिरस, सिरोक्यूमुलस। ये सारा हम बाद में ये मिक्स है, इंटरमिक्स्ड है। क्लाउड्स दो तीन क्लाउड्स एक दूसरे में, दो दो क्लाउड्स मिक्स है, तब आ रहा है। गॉट इट। क्यूमुलोनिम्बस क्या है, क्यूमुलस क्या है, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न। एंड सिरस वगैरह क्या है, डायरेक्टली नेम्स देखते हैं इनके क्या होते हैं। सिरस क्लाउड्स क्या होते हैं? सिरस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट हाई लैटिट्यूड्स, 8 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर तक। जब एरोप्लेन सबसे ज्यादा हाइट पे होता है ना, जो हमको हल्के हल्के क्लाउड्स दिख रहे होते हैं, दीज आर कॉल्ड द सिरस क्लाउड्स, बहुत लाइट, ना के बराबर के। गॉट इट। hence called high clouds. High clouds are cirrus clouds. They are always white. They have a feathery appearance composed entirely of ice crystals. They are detached thin clouds. Got it? Cumulus clouds क्या होते हैं? Cumulus clouds are generally formed at a height of 4000 to इसके जस्ट नीचे वाले, सिरस के जस्ट नीचे वाले क्यूमुलस होते हैं। सिरस ये है, तो क्यूमुलस कितने पे है? 4000 टू 7000। यहाँ पर आएगा आपका क्यूमुलस, और यहाँ पे आएगा सिरस। गॉट इट। Cumulus clouds are generally formed at इतना 4000 to 7000. They look like cotton wool. कॉटन वूल के जैसा, जब एरोप्लेन थोड़ा सा नीचे आ रहा होता है, जब बोलते हैं ना कि हाइट पे जाना है, वेदर थोड़ा सा खराब हो रहा है, वो वाला वाइब्रेशंस जब आ रहे होते हैं प्लेन के अंदर, जब भी आप, इफ एनी वन ऑफ यू, जो जो लोग, मैं आशा करता हूँ काफी लोग एरोप्लेन में तो बैठे ही होंगे, क्योंकि आजकल बहुत डोमेस्टिक हो गया है, बड़े मतलब अब तो नॉर्मल है फ्लाइट्स लेना। पुराने टाइम पे लोगों को काफी आज के टाइम पे तो हाईटेक जेट्स भी अच्छे आ गए हैं। पहले तो क्या है, वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती थी, तो वो क्यूमुलस क्लाउड्स के चक्कर में होती थी। और निम्बस तो बहुत ही खतरनाक है, फ्लाई ही नहीं करना चाहिए उसके अंदर, तो क्यूमुलो निम्बस में तो वो थंडर क्लाउड्स होते हैं। क्योंकि स्टेटस देख लेते हैं। कॉटन वूल हो गया, पैचेस एंड कैन बी डिस्पर्स्ड हियर एंड देयर, ठीक है। दे हैव अ फ्लैट बेस, उनका बेस फ्लैट होता है। ये वाला थोड़ा फ्लैट बेस है ना, जिस तरीके से सिरस है, क्यूमुलस का भी ऐसी फ्लैट बेस होता है। गॉट इट। स्टेटस क्लाउड्स। स्टेटस क्लाउड्स आर हॉरिजॉन्टल। स्टैटिक क्लाउड्स आर हॉरिजॉन्टल होते हैं, स्ट्रेटिफाइड और लेयर्ड क्लाउड्स कवरिंग बिग पोर्शंस ऑफ द स्काई। ठीक है, वो ज्यादातर पोर्शन वो पूरा दिखता है ना, वो स्ट्रेटस की वजह से है। द स्टेटस प्रेजेंट ऑफ स्टेटस क्लाउड्स मीन्स अ चिल्ली ओवरकास्ट डे। गॉट इट। निम्बस क्लाउड्स। Nimbus clouds are usually formed at a lower altitudes. The color of nimbus clouds is usually black और dark gray. वो black dark gray वाले clouds देखते हो ना, देखते ही बारिश बारिश आने वाली है, बारिश वो वाले। Nimbus clouds block the sunlight. These type of cloud usually cause heavy rainfall and thunderstorms. Got it? क्यूमुलोनिम्बस होता है पूरा थंडरस्टॉर्म वाला, वो ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक जाने, इस तरीके से चलते हैं, या फिर इधर ही इस एरिया में ऐसे 3 4 5 किलोमीटर की हाइट तक ऐसे, इसी में थंडर बनता है पूरा। गॉट इट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? cirrus clouds are composed of ice crystals. cirrus clouds exhibit a flat base and have the appearance of rising domes. No, ये तो दूसरा था। फ्लैट बेस वाला कौन सा था, याद करिए। आई थिंक फ्लैट बेस वाला था हमारा क्यूमुलस था। ये रहा, यहाँ मिल गया। तो ये तो नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है। क्यूमुलस क्लाउड्स आर वाइट एंड थिन, फॉर्म डेलिकेट पैचेस एंड हैव अ फाइब्रस एंड फेदरी अपीयरेंस। ऐसा है क्या? क्या बोलते हैं, दे एग्जिस्ट इन
पैचेस एंड कैन बी डिस्पर्स्ड हियर एंड देयर, बट फेदरी अपीयरेंस तो सिरस का होता है ना, राइट। अभी हमने देखा सिरस का फेदरी अपीयरेंस है, तो इस तरीके से याद रखना कि सिरस का फेदरी अपीयरेंस है और बेस क्यूमुलस का है, ठीक है। जिसका फेदरी अपीयरेंस होगा उसका बेस फ्लैट कैसे हो जाएगा, गेटिंग इट। और सी ऑप्शन क्या है, क्यूमुलस क्लाउड्स आर वाइट एंड थिन दे, अच्छा ये वाला हो गया। क्यूमुलस वाइट एंड थिन उस तरीके से नहीं होते, सिरस होते हैं वो। क्यूमुलस क्लाउड्स आर क्लासिफाइड एज हाई क्लाउड्स, भाई हाई क्लाउड तो हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं ना, सिरस को। तो इन्होंने ये गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया, एक ही बचा, ए क्लाउड्स आर कंपोज्ड ऑफ आइस क्रिस्टल्स, यस। सबसे ज्यादा हाइट पर है आइसी क्रिस्टल्स वाले, तो इज द करेक्ट ना, आइस क्रिस्टल फॉर्म्ड फाउंड इन सिरस क्लाउड्स from when supercooled water droplets freeze. Got it? Another question: which of the following is the correct sequence of the given Indian cities in descending order of their normal annual rainfall? It's not required right now. पर वैसे आप नॉर्मली सोचना चाहो तो सोच सकते हो कि कोची में ज्यादा होगा, कलकत्ता में, पटना में या दिल्ली में रेनफॉल। हम्म, सबसे कम तो दिल्ली में ही होगा, उसके बाद पटना में होगा, नॉर्मली जनरली सोच के। सी से जितना दूर वो है, कल भी लेक्चर में कराया था, सी से जिसकी दूरी ज्यादा है उसमें कम होता चला जाएगा। कोची तो बिल्कुल ही सी शोर पर है, और सदर्न वेस्टर्न मानसून पहले आएगा, जल्दी आता है और देर तक रहता है। गॉट इट। और नर्दर्न ईस्टर्न थोड़ा टाइम लगाने में आता है, बंगाल पे आता है, तो कोलकाता थोड़ा सा दूरी पर है सी से। सबसे क्लोज कौन सा है, कोची, फिर कोलकाता, फिर पटना, फिर दिल्ली। द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल इस तरीके से रखा है, मैं इसके पीछे का साइंस बता रहा हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल, जितना सी शोर से दूरी होगी उतना ही डिक्रीजिंग रेनफॉल का वो होगा पैटर्न। गॉट इट, इस तरीके से ही सोचना एग्जाम में। 2005 का क्वेश्चन, with patterns are clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere, ठीक है। विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न, अभी बताया था। cyclonic formations will, the direction of the wind patterns in the northern and southern hemisphere are governed by the Coriolis effect, yes this is correct। बताया था ना, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से ही हो रहा है ये, और विंड पैटर्न्स क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न। गॉट इट, तभी तो इस साइक्लोनिक बिल्कुल इसके अपोजिट बनेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉक, आई थिंक अभी हमने देखा था सदर्न में क्या बन रहा था, देखते हैं फिर से। समटाइम्स आई इवन गॉट कंफ्यूज्ड, बट सदर्न में इसका जस्ट अपोजिट ही होना चाहिए, यस। सदर्न में बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये रहा। सदर्न हेमिस्फीयर इज है सॉरी क्लॉकवाइज एंड नॉर्दर्न में एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि विंड का डायरेक्शन इनके जस्ट अपोजिट है, तो उसी के जस्ट अपोजिट में बनेगा साइक्लोन। साइक्लोन फॉर्मेशन विंड के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, और ये होता क्यों है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, अर्थ का रोटेशन हो रहा है इस चक्कर में, कोरियोलिस फोर्स के कारण ये सब हो रहा है। गेटिंग इट। तो दिस इज विंड पैटर्न और साइक्लोनिक फॉर्मेशन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाले होते हैं। विंड पैटर्न अगर क्लॉकवाइज है तो नदर में एंटी साइक्लोनिक बनेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में विंड पैटर्न है तो यहाँ पे साइक्लोनिक क्लॉकवाइज साइक्लोन बनेंगे, याद रखना। द डायरेक्शन ऑफ द विंड पैटर्न इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर गवर्न बाय कोरियोलिस, बोथ आर करेक्ट। गॉट इट। आई थिंक इसमें कुछ बताने की इतनी जरूरत है नहीं। Consider the following statements. Length of the terrestrial mile is lesser than that of a nautical mile. हो, टेरेस्ट्रियल माइल और नॉटिकल माइल में भी डिफरेंस होता है, ऐसा है क्या? यस, नॉटिकल माइल, जो नॉटिकल माइल होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, nautical mile is slightly longer than a mile on a land, equating 1.15 land measured miles. Got it? नॉटिकल माइल और माइल ऑन अ लैंड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। हमेशा नॉटिकल माइल थोड़ा सा ज्यादा ही है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल माइल इज लेस देन अ नॉटिकल माइल, यस दिस इज करेक्ट। तभी मैं बोल रहा था कि गूगल करो, फर्स्ट लेक्चर में जियोमॉर्फोलॉजी के में भाई माइल्स में डिफरेंस अलग अलग आ रहा होता है, कहीं पे 1.15, कहीं पे 1.45, इस तरीके से 1.3 मैंने देखा है, इस वजह से आई वाज थिंकिंग दिस वाज द रीजन।
खैर दिस इज अ गुड लर्निंग फॉर मी ऑल्सो बिकॉज आई फॉरगॉट, मतलब मुझे ये थोड़ा याद था, बट अच्छा है हमने देख लिया। एक नॉटिकल माइंड में और टेरेस्ट्रियल माइंड में भी डिफरेंस है, इतना बेसिक्स में जाकर के यूपीएससी पूछ रहा है, फिर हम कहते हैं कि करंट अफेयर से आ गया या फिर एनसीईआरटी से आ गया। हाँ, माइट भी एनसीईआरटी से आ सकता है, ये चीजें कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में मिल जाती है, बट हम लोग यहाँ से लर्निंग सीख सकते हैं स्पीड में, एग्जाम नजदीक है क्योंकि। गॉट इट। अच्छा, इसमें सेकंड ऑप्शन है हरमातन इज अ डस्टी लैंड विंड ऑफ ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट। देखिए डेटा वेटा दे रखा होता है, नेम डेटा डायरेक्टली इस तरीके से, जो बिल्कुल कोई अंदाजा ही नहीं है, तो इट समटाइम्स इट इज रॉन्ग। ये मैं अप्रोच बता रहा हूँ आपको, बट स्टिल, या फिर नेम्स दे रखे हैं जैसे ग्रीक एंड अल्बानिया आर पार्ट्स ऑफ इबेरियन पेनिनसुला, पढ़ रखा होना चाहिए वैसे ये, बट ये जनरली गलत होते हैं नेम्स डेटा। गॉट इट। फर्स्ट वाला वैसे भी सही है, तो या तो वन ओनली होता है या वन टू थ्री तीनों सही होते हैं, यहाँ पे वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं फिर भी हर मेथड नेक्स्ट लर्निंग के लिए, अगर कल को क्वेश्चन आ गया तो। इबेरियन पेनिनसुला क्या, द इबेरियन पेनिनसुला इज अ माउंटेनियस रीजन दैट्स मोस्ट एसोसिएटेड विद द कंट्रीज ऑफ स्पेन एंड पोर्टुगल। ग्रीक एंड अल्बेनिया आर द बल्कन पेनिनसुला। गॉट इट। बल्कन पेनिनसुला GA, ग्रीक एंड अल्बानिया, एंड जो आपका इबेरियन पेनिनसुला है वहां पे स्पेन एंड पोर्टुगीज है, पुर्तगाल। गॉट इट। हर्मेटम क्या है, हर्मेटम इज अ कूल ड्राई विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इन द वेस्टर्न सहारा। सहारा डेजर्ट है ना, वेस्टर्न सहारा, उस एरिया में, एंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द लेट फॉल एंड विंटर। इट इज यूजली कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट विच इट ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स आउट ओवर इन द अटलांटिक ओशन। अब भाई डेजर्ट से डस्ट नहीं उठाएगा तो क्या उठाएगा। यहाँ पे ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट दे रखा था, जबकि वो है वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट के लिए, क्योंकि वो पैसिफिक में अटलांटिक ओशन में लेके जा रहा है। गॉट इट। ईस्ट होता तो कहाँ लेके जाता, सोचिए। अरेबियन सी में आई थिंक, या फिर इंडियन ओशन में भी हो सकता है थोड़ा बहुत। Okay, now head on towards another question of 2007. Consider the following statements. The annual range of temperature is greater in the Pacific Ocean than that in the Atlantic Ocean. The annual range of temperature is greater in the northern hemisphere than that in the southern hemisphere. Annual range of temperature is greater in the Pacific Ocean than that in the Atlantic Ocean. यानी ये पैसिफिक है, यहाँ का एनुअल टेम्परेचर यहाँ से ज़्यादा है। भाई कैसे, यहाँ लैंड का प्रेजेंस कितना ज़्यादा है, और यहाँ तो लैंड का प्रेजेंस ही नहीं है। जब लैंड का प्रेजेंस ही नहीं है तो कूलिंग ऑफ भी तो जल्दी होगा ना, वाटर का कूलिंग ऑफ जल्दी होता है। तो 2024 में भी क्वेश्चन आया है वाटर इसी से रिलेटेड फिनोमिना से, आप देखिए क्वेश्चन जाकर 2024 में भी मिलेगा। लैंड कूलिंग से रिलेटेड और आपका वाटर कूलिंग से रिलेटेड उसके फिनोमिना पे ही क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अगर हम पहले से करके जाएंगे तो हमें पता रहेगा ना। अटलांटिक ओशन के पास में लैंड एरिया भी ज्यादा है, वाटर भी है, ये ज्यादा गर्म रहेगा, ये नहीं रहेगा। इस तरीके से सोचो बस, ज्यादा साइंस मत लगाओ, बेसिक सोचो। तो आई डोंट थिंक कि फर्स्ट इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन पैसिफिक, नो। ठीक है। सेकंड, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नदर्न हेमिस्फीयर देन दैट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सी, नदर्न में लैंड एरिया ज्यादा है। गॉट इट। हीटिंग जल्दी होगी और जल्दी ठंडा हो जाएगा, बट नदन फिर भी गर्म ज्यादा रहेगा, पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है, और ये सदर्न एरिया में तो पानी ज्यादा है, बट उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है, बट गर्म होने के लिए भी तो चाहिए ना कुछ चीजें। गॉट इट। नाउ इसके पीछे की थोड़ी साइंस देख लेते हैं। मैं बेसिक्स उस तरीके से करवा रहा था कि वहां पे लॉजिकली कैसे कैसे हो। तो बी इज द करेक्ट, तो ओनली टू इज द आंसर। लेट्स सी द साइंस बिहाइंड दिस। The size of the oceans and the seas also affects the annual range of temperature. That is, the bigger the size, the lower the annual range, and vice versa. The Atlantic Ocean is recorded a relatively higher annual range of temperature than the Pacific. Got it? लैंड का साइज ज्यादा है इस वजह से, या फिर वाटर का साइज है तो टेम्परेचर वैसे भी कम होगा। गॉट इट। आइसोथर्म्स आर रेगुलर ओवर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू एन एनहांस्ड लैंड सी कॉन्ट्रास्ट। ठीक है। बिकॉज ऑफ द predominance of the land over the water in the north, the northern hemisphere is warmer। यही समझाया, यही निकला। देखो मैंने ध्यान देखा भी नहीं था। द थर्मल इक्वेटर ITCZ lies generally to the north of the geographical, हाँ थोड़ा टिल्ट भी है ना अर्थ का, ITCZ ऊपर ही ज्यादा रहता है, नीचे कम रहता है।
Got it? Now, the question, consider the following statements. Either of the two belts over the oceans at about 30 degree to 35 degree north and southern latitudes is known as horse latitude. हॉर्स लैटिट्यूड करवाई थी अभी थोड़ी लास्ट लेक्चर में, जाके देखना ना याद आए तो. गॉट इट? 30 डिग्री पे कौन सी लैटिट्यूड आती है? सब ट्रॉपिकल हाई. याद आया? सब ट्रॉपिकल लो तो 60 डिग्री वाली थी, तो 30 डिग्री वाली सब ट्रॉपिकल हाई होगी, इसी को हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं. गॉट इट? They're also known as subtropical high or ridges. It is high pressure area at the divergence of the trade winds and the westerlies. Westerlies और trade winds का higher pressure zone रहता है इधर घूमते हुए. हवा इधर से जारी होती है वैसे तो higher pressure में. Got it? अच्छा, हॉर्स लैटिट्यूड्स आर लो प्रेशर बेल्ट. नो, इसका जस्ट अपोजिट जो 60 डिग्री वाली होती है वो दीज आर लो प्रेशर बेल्ट्स. 90 डिग्री पे फिर से हाई प्रेशर बेल्ट, वो पोलर रीजन वाली. देखिए पोलर हाई, सिर्फ 90 डिग्री का पोलर हाई याद रखो, तो उससे 30 डिग्री कम करोगे तो आपको लो प्रेशर. ये इंटरचेंज है एक तरीके से, ये समझ लो. फिर 30 डिग्री पे हाई. इस तरीके से याद रखना कि अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल पे हाई है तो 30 डिग्री बाद में 60 डिग्री पे दोनों साइड में नॉर्थ और साउथ में लो होगा, फिर उसके 30 डिग्री बाद में वापस से हाई होगा. गेटिंग इट? इस तरीके से भी याद रख सकते हो, बहुत हेल्प हो जाएगी. और आईटीसीजेड तो फिर 0 डिग्री पर आते ही गया काम से, डोल ड्रम्स है फिर वहां. ठीक है, आईटीसीजेड है लोएस्ट ऑफ ऑल. वैसे भी हाई के बाद में 0 डिग्री पर आते ही लो हो जाएगा, फिर हाई जाएगा, फिर लो जाएगा, फिर हाई जाएगा. स्टार्टिंग हुई हाई से, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, डोलड्रम्स, फिर हाई हॉर्स लैटिट्यूड, फिर लो, फिर हाई, इस तरीके से. गॉट इट? ऐसे याद रखना. अनदर क्वेश्चन, द अल्बीडो. अल्बीडो पता ही था, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज द अल्बीडो of an object determines its visual brightness when viewed with the reflection. सॉरी, इंसो वो उसमें जाता है अल्बीडो के. इनकमिंग सोलर रेडिएशन को आपने रिफ्लेक्ट बैक कैसे कहा, वो दैट इज द अल्बीडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन viewed with the reflected light. Second, the albedo of Mercury is much greater than the albedo of Earth. Yes, that's true. और that's not true. कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है अल्बीडो. ठीक है, देख लेते हैं. अल्बेडो कैन बी अंडरस्टूड एज द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द अर्थ, दैट इज हाउ मच इनकमिंग sunlight is reflected into space. When an object reflects most of the light that it hits, it looks bright and has a high albedo. When an object absorbs most of the light that hits, it looks dark. Dark objects have low albedos. Mercury, the closest planet in the sun, is mainly composed of a dark porous rock surface which reflects very little light. Its atmosphere consists of 90. अच्छा ठीक है. The albedo of a Mercury is much greater than that the albedo of the Earth. This is wrong. मुझे लगा Mercury metal. That's why I was getting confused. Incoming solar radiation का कितना reflect back मार रहा है? That is called albedo. Got it? One is the only answer. One only is the answer. Sorry. Another question, 2009. In the world, tropical desert occurs along the western margins of the continents within the trade wind belt. In India, the East Himalayan region gets high rainfall for northeastern winds. Got it? फर्स्ट बोल रहा है वो कि इन द वर्ल्ड ट्रॉपिकल डेजर्ट अकर्स along the western margins of the continents within the trade wind belt. हमने पहली करा था, याद आया फर्स्ट लेक्चर में. ट्रेड विंड्स चल रही थी कि नहीं चल रही थी? कौन सी वाली थी? ईस्टर्लीज थी कि वेस्टर्लीज थी? याद करिए, ईस्टर्ली थी कि नहीं? अफ्रीका है, मान लो अफ्रीकन रीजन है, अब सहारा आ रहा है इस साइड में, इंडिया का थार वाला आ गया. अमेरिकन साउथ अमेरिकन में भी इधर वेस्ट में है. ईस्ट से उठा रही है पानी, यहाँ रास्ते में छोड़ रही है विंड्स,
प्रेसिपिटेशन हो रहा है ह्यूमिडिटी उठाने के बाद में, उसके बाद में लास्ट में सूखी पड़ जा रही है तो वहाँ पानी नहीं गिर पा रहा, वेस्ट में डेजर्ट बन गया। सिंपल सोचना है, हो गया। ईस्ट से ही तो आएंगी वो सारी, वरना वेस्ट में क्यों होता। इन इंडिया द ईस्ट हिमालयन रीजन गेट्स हाई रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट विंड्स। नो, मेडिटेरियन सी के ऊपर से जो पूरी एयर लेकर आता है वो मेडिटेरियन की ह्यूमिडिटी लाता है, वो तो ईस्टर्न हिमालयस पे कौन सा है, अच्छा सॉरी ईस्टर्न हिमालयस गेट्स, हाँ तो वो पूरा इधर से ही तो होते हुए निकलता है। और सीजनल भी है इंडिया के अंदर, तो सदर्न वेस्टर्न मानसून वो भी लाता है, तो ये तो गलत बात है, नॉर्थ ईस्ट विंड से ही आ रहा है। साउथ वेस्ट मानसून भी तो है, अरेबियन सी ब्रीच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच साउथ वेस्ट मानसून है। गॉट इट। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ड्यूरिंग द विंटर्स, ठीक है। इसमें पूछा था हाई रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट विंड्स, नो, साउथ वेस्ट वाला ही करता है सबसे ज्यादा हाई। विंटर्स में तो थोड़ा सा ही सीजन आता है ना बस रेनफॉल का। 2010 क्वेश्चन, PYQ, what causes the wind to deflect toward the left in the southern hemisphere? क्या होता है, कैसे डिफ्लेक्शन हो रहा है पूरे में, बताया था कुछ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, कोरियलिस फोर्स इफेक्ट बन रहा है वो पूरा, उससे हो रहा है ये सब। सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स, वरना तो मुश्किल है भाई। रोटेशन ऑफ द अर्थ, सिंपल सोचो, और क्वेश्चंस इजी हैं अब। अल्नीनो मैंने डिस्कस करा है, पीछे जाइए देखिए आपको समझ में आ जाएगा। El Nino or La Nino. A new type of El Nino called El Nino Modoki appeared in the news in the new context consists the following. Normal El Nino forms in the central Pacific Ocean, whereas El Nino Modoki forms in the eastern Pacific Ocean. Okay. मोडोकी, ठीक है, जापानीज नेम लग रहा है थोड़ा सा, थोड़ा ईस्टर्न टाइप ऑफ नेम है, हो सकता है। तो वहां पे बारिश ज्यादा हो जाएगी, यानी लानीना है एक तरीके से तो देखा जाए। नॉर्मल नीनो रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड हरिकेन्स इन द अटलांटिक ओशन, बट अल नीनो मोडोकी रिजल्ट्स इन द ग्रेटर नंबर ऑफ हरिकेन्स विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। ये उस टाइम पे न्यूज में आया था, इसलिए दोनों का आंसर बोथ 1 and 2 है, ये याद रखिएगा। गॉट इट। अल्नीनो वैसे भी हरिकेन्स कम करता है अटलांटिक ओशन में, बट अल्नीनो मोडो की रिजल्ट्स इन ग्रेटर नंबर ऑफ हरिकेन्स इन द ग्रेटर फ्यू। तो भाई जहां अल्नीनो जहां पे कम कर रहा है, दूसरी साइड में तो वैसे भी बढ़ाई देगा। अगर यहाँ पर अल्नीनो आया है, यहाँ पर अल्नीनो आया है, तो यहाँ तो वैसे भी हरिकेन्स बढ़ाई देगा ना, सिंपल। जिस साइड में आता है उस तरफ कम कर देता है, और जिस तरफ नहीं आता है उधर बढ़ा देता है, याद रखना ये भी। अपोजिट साइड के लिए तो वो उल्टा ही है। Next question. The jet aircraft fly very easily and smoothly in the lower stratosphere. What could be the appropriate explanation? ठीक है, लोअर स्ट्रेटोस्फियर में क्यों उड़ता है वो, ट्रोपोस्फियर के थोड़ा सा ऊपर। दे आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। दे आर नो वर्टिकल विंड इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर, दैट इज ऑल्सो आई थिंक करेक्ट, या वर्टिकल विंड ही नहीं होगी ना, ट्रोपोस्फियर के थोड़ा सा ऊपर है यार, क्लाउड भी नहीं होंगे, विंड्स भी नहीं होगी, वाटर वेपर भी नहीं होगी, सिंपली आराम से उड़ेगा, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, ये तो लॉजिक बेस्ड था। व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट्स? इट इज लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करेंट्स। व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट्स, ठीक है। अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट्स, जो ये थोड़ा थोड़ा इधर जा रही है, इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स। गॉट इट। भाई सब प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में याद है 60 डिग्री वाला, नहीं 60 डिग्री तो लो प्रेशर था, हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल, ठीक है। गॉट इट। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करेंट्स। अगर वार्म ओशन करेंट्स के इन्फ्लुएंस में होता तो डेजर्ट ही क्यों क्रिएट होता, वहां पे तो वैसे भी प्रेसिपिटेशन हो जाता, तो सेकंड तो वैसे ही नहीं हो सकता। बस ये सोचना है, पता हो या ना पता हो, सेकंड तो नहीं हो सकता भाई, नीदर वन नॉट टू, सेकंड हो नहीं सकता, बोथ 1 and 2 हो नहीं सकता, या तो नीदर वन और नॉट टू होगा या फिर ओनली वन होगा। तो पहला वाला, इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? आपका सबसे पहले हायर वाला आएगा पोलर में, उसके बाद में आपके पास में आएगा लो वाला 60 डिग्री पर, फिर उसके बाद में 30 डिग्री, यस।
ट्रॉपिकल एरिया थोड़ा सा, ट्रॉपिक्स वाला, सब ट्रॉपिक्स, हायर प्रेशर बेल्ट पाए जाते हैं, ठीक। 30 डिग्री की बात कर रहा है ये। अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट की बात कर रहा है, द मेन रीजन सहारा डेजर्ट वगैरह का। गॉट इट। सी देखिए, हमारा अगर सेकंड पॉइंट गलत कैसे है, देखिए इसमें फर्स्ट में ही दे रखा है, द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अफ्रीकन एंड यूरेशियन, कहाँ गया, सॉरी, ये रहा। The main reason for the formation of the African and the Eurasian desert belt is that it is located in the subtropical high pressure cells. It is under the influence of the cold currents, which leads to higher aridity. Got it? Desert makes up 30% of the planet's land area. ये आ गया, 30 डिग्री बोला था मैंने आपको। इस तरीके से सोचो यार, आई एम गिविंग यू द थिंकिंग पैटर्न, इस तरीके से सोचो। ये नहीं बताया जाएगा क्लासेस में, इतना कन्वेंशनली कोई नहीं बताता, ठीक है। 30 डिग्री के आसपास का ये 15-20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। देखो यहाँ पे भी लिखा है, बिटवीन 15 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। गॉट इट? ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, तभी होगा कुछ। गॉट इट? ओजोन इज अ गैस दैट कैन बी, एक सेकेंड, a layer in the earth's atmosphere called ionosphere facilitating radio communication. Why? See, कितनी बार मैंने बार बार बताया ये रेडियो कम्युनिकेशन वाला। आयनोस्फीयर थर्मोस्फीयर में प्रेजेंट रहती है, थोड़ा मीजोस्फीयर के ऊपर रहती है, याद आया। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव्स ऑन द अर्थ। अब भाई ओजोन कहाँ से आ गई यहाँ पर? रेडियो वेव्स हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। यस, इनकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है, शॉर्ट नहीं होती है। गॉट इट? देखते हैं। आयनोस्फीयर इज लोकेटेड में 80 to 400 किलोमीटर्स, ठीक है। अब इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज आयंस एंड हेंस इट इज नोन एज आयनोस्फीयर। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड the earth by this layer. High frequency radio waves hitting the free electrons in the ionosphere causes them to vibrate and radiate the energy back down at the same frequency. The ozone layer is present in the stratosphere. ओजोन लेयर यहाँ प्रेजेंट है, हम बात कर रहे हैं इस लेयर की, कैसे हो जाएगा? सिंपल, कितनी बार मैंने बताया कल से, मतलब लास्ट लेक्चर से। चलो 2011 का क्वेश्चन, वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड more persistent than in the northern hemisphere. Why? Southern hemisphere has less land mass as compared to the northern hemisphere. Coriolis force is higher in the southern hemisphere as compared to, नहीं ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। Coriolis force इस तरीके से हायर लोअर नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो अर्थ एक दूसरे को। गॉट इट? तो सेकंड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो टू ओनली गया, both 1 and 2 भी गया। Southern hemisphere has less mass as compared to the northern hemisphere. Yes, it has less mass. बट क्या इसको सपोर्ट कर रहा है? वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर परसिस्टेंट, गॉट इट, देन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। वाई? क्योंकि भाई लैंड ही नहीं है, उसको रोकेगा ही नहीं, वाटर है, सीधे 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 चलेगा जैसे जैसे चलेगी, सिंपल। अब इसमें क्या ही इतना सोचना। द वेस्टर्लीज आर द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स। 60 डिग्री 30 डिग्री वाला वो कॉन्सेप्ट, 30 to 60 वाला। गॉट इट? ये देखो, द वेस्टर्लीज आर बेस्ट डेवलप बिटवीन 40 डिग्री to 65 डिग्री, वही 30 डिग्री to 60 डिग्री के आसपास वाला रीजन। रोलिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड शेकिंग 60s कल ही दिखाया था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 1 में जाके देख के आओ, मिलेगा। देखो, द लानिना फिनोमिनन, द द अल नीनो फिनोमिनन, यही समझा रहा था मैं, इतने अच्छे से समझाया। लालिना में क्या है, गर्मी इधर आ गई, ठंडा इधर हो गया, तो इधर बारिश ज्यादा हो जाएगी, तो ये लालिना ईयर हो जाता है। और जब इधर, और नॉर्मली ऐसे ही चल रहा होता है, ये भी याद रखना, नॉर्मल भी वही चल रहा होता है। ये गर्मी आती है इधर, थोड़ा सा हल्का सा गर्म होता है और बारिश हो जाती है नॉर्मल में। बट एल नीनो ईयर में यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होगी, इधर
उल्टा इधर चली जाती है, उल्टा इफेक्ट हो जाता है करंट्स का, और इधर गर्मी बढ़ जाती है, इधर बारिश हो जाती है। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। लानीना में भी इधर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो लानीना ईयर में इधर बारिश ज्यादा है, और अल्नीनो के टाइम पे इधर बारिश ज्यादा है, याद रखना। चलो, लानीना इज suspected to have caused recent floods in Australia. How is La Nina different from El Nino? La Nina is characterized by unusually cold ocean currents in the equatorial Indian Ocean, whereas El Nino is characterized by usually warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean. Don't you think ये उल्टा दे दिया इन्होंने? पढ़ो इसको, जो मैंने बताया उसके जस्ट अपोजिट बोला है। ये ऐसे ही करता है यूपीएससी, अपोजिट कर देता है। तो हमारी नई लर्निंग, जब भी कंपेयर करता है अपोजिट करता है, मोस्टली गलत हो जाते हैं, तो ध्यान देना इस पे, चेक कर लेना 2 बार कि उल्टा तो नहीं कर दिया। सेकेंड ऑप्शन, अल्नीनो हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया, बट लानीना हैज नो इफेक्ट ऑन द मानसून। क्यों नहीं है भाई? ओवर कर देगा भाई, ओवर कर देगा मानसून, ज्यादा बारिश करा देगा लानीना तो, और ये बिल्कुल भी रोक देता है अल्नीनो तो। खैर, तो कोई भी नहीं है इनमें से, नाइदर वन नॉर टू, बहुत आराम से लानीना और अल्नीनो। गॉट इट? Another question, 2012. Normally the temperature decreases with the increase in the height from the Earth's surface, because the atmosphere can be normally the temperature decreases with the increase in the height from the Earth temperature, because the atmosphere can be heated upward only from the surface temperature. I think I should, put the do not disturb on. Normally, the temperature decreases with the increase in the height from the Earth's surface, because the atmosphere can be heated upward only from the Earth's surface. There is more moisture in the upper atmosphere. The air is less dense in the upper atmosphere. क्यों होता है टेम्परेचर डिक्रीज धीमे धीमे हाइट के साथ अर्थ सरफेस से? बताओ, सोचो, कोई बता सकता है? 165 मीटर पर ट्रोपोस्फियर में 1 डिग्री का डाउन जाता है, ठीक है। जितना जितना हम ऊपर जाते रहेंगे, एयर हल्की होती जाती है, कम होती जाती है, ये समझ लो। तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर अपने आप ही कम होगा, ठीक है, स्पेस ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। गॉट इट? एज द प्रेशर डिक्रीजेस, एयर मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट फर्दर, air expands and the temperature decreases, and the atmosphere can be heated upward only from the earth's surface. Got it? Temperature falls off with a height at the predictable rate, because the air near the surface is heated and becomes light, and the air higher up cools to space and becomes heavy. Hence, the air density in the atmosphere decreases with the height, and it helps in decreasing temperature. The water vapor, which accounts for around 1% of the air, varies greatly in the troposphere and decreases rapidly with altitude. Got it? देखिए टेम्परेचर कैसे गिर रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर, टेम्परेचर राइज हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में, थोड़ा ऊपर जाने पे। क्यों हो रहा है भाई राइज? ओजोन का प्रेजेंस भी तो है। याद आया कुछ? मीजोस्फीयर में फिर गिरा, थर्मोस्फीयर में फिर कम हुआ, फिर थर्मोस्फीयर क्लीन करने के बाद वापस से ऊपर आया, क्योंकि स्पेस आ रहा है उधर, रेडिएशन होगा। गॉट इट? Another question, consider the following statements. The duration of the monsoon decreases from southern India to northern India. The amount of annual rainfall in the northern plains of India decreases from east to west. Which of the following statements given above is are correct? वो बोल रहा है द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। द अमाउंट ऑफ annual rainfall in the northern plains of India decreases from east to west, ठीक है। यार ईस्ट टू वेस्ट तो डिक्रीज करेगा ही ना, सी के जितना पास इधर कम, और ये वेस्ट कोस्ट है, तो सी के जितना पास इधर की साइड में कम। यहाँ पर वैसे भी ये लीवर्ड साइड है, तो वैसे भी रेनफॉल कम ही होगी, विंडवर्ड साइड भी हो जाती है सारी। और ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम सदर्न इंडिया टू द नॉर्दर्न इंडिया, वो तो होगा ही। यहाँ पहले आया
और लौट के टाइम भी यहाँ पे बाद में गया तो यहाँ का ड्यूरेशन सबसे ज्यादा, यहाँ आया टच होते ही चला गया तो ड्यूरेशन और कम, इसका थोड़ा और ज्यादा ड्यूरेशन, इसका थोड़ा और ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा। गॉट इट? सिंपल सोचो, हो जाएगा। बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म द थंडर इन द skis यानी skies is produced by the meeting of cumulonimbus clouds in the sky. During a thunderstorm, the thunder in the sky produced by a meeting of cumulonimbus clouds in the sky, lightning that separates the nimbus clouds, violent upward movement of the air and water particles. See, thunder is a sound caused by the lightning discharge. Lightning heats the air in its path and causes a large overpressure of the air within its channel. The lightning expands supersonically into the surrounding air as a shock wave and creates an acoustic signal that is heard as thunder. Thunderstorm क्या है? They are short duration occurring over a small area but are violent. Thunderstorms are caused by intense convection on moist hot days. ये convection currents जो बन रहे होते हैं. A thunderstorm is well-grown cumulonimbus cloud producing thunder and lightning. When the cloud extends to heights when sub-zero temperature prevails, hails are formed and they can come down as hailstorms. If there is insufficient moisture, a thunderstorm can generate dust storms. A thunderstorm is characterized by an intense updraft of rising warm air, which causes the clouds to grow bigger and rise to greater height. This causes precipitation. Later, downdraft brings down to earth the cooler air and the rain. ठीक है? During a thunderstorm, the thunder in the skies is produced by, देखिए थंडर स्टॉर्म के ये सारे आंसर्स हैं, ठीक है, बट उसमें क्वेश्चन पूछा है द थंडर इन द स्काई, याद रखना वो थंडर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन द स्काई, ये थंडर स्टॉर्म से होगा। लाइटनिंग सेपरेट्स द न्यूमलक्स क्लाउड, ये भी थंडर स्टॉर्म में होगा। वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर ने, ये भी थंडर स्टॉर्म में, बट थंडर इनसे नहीं बन रहा। देखो द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट थंडर नॉट थंडर स्टॉर्म्स। गॉट इट? अदरवाइज के तीनों ही हो जाएंगे। गेटिंग इट ना? तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अनदर क्वेश्चन, और ये मैंने पहले भी कराया काफी ज्यादा, थंडर स्टॉर्म के बारे में बताने के लिए। सही होता बट घुमाने के लिए यूपीएससी ने बेवकूफ बनाया पूरी तरीके से, और द थंडर इन द स्काई, इसलिए थोड़ा बेसिक सोचो, बेवकूफों की तरह सोचो, चीजें हो जाएंगी। ज्यादा हबड़ दबड़ में रहोगे तो चीजें गलत हो जाती है। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज हाई एज कंपेयर टू कोस्टल एरियाज। व्हाट इज आर द रीजंस? रीजंस क्या है भाई कॉन्टिनेंट्स का? लैंड मास, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, यस, सिंपल। वेरिएशन altitude between continents and the ocean, no. Presence of strong winds in the, नहीं। heavy rains in the interior has, ये तो बिल्कुल ही उल्टा बोल दिया इसने, नहीं। ओनली वन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं काफी बार करा दिया है मैंने, तो यू जस्ट आप पीछे जाइए और चेक करिए क्या पढ़ा है। ये लर्निंग से अब आपको डायरेक्ट सॉल्व करने हैं बात के क्वेश्चंस। 2015, consider the following statements: the wind which blow between 30 degree and 60 degree latitudes throughout the year are known as westerlies. Okay, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ, नो नो नो। देखिए यहाँ पे इन लोगों ने गलती करी, यूपीएससी ऐसी करता है, ये नंबर्स और डेटा के अंदर खेलने की कोशिश। 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ होना चाहिए था, या फिर 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ होना चाहिए था, ये रॉन्ग। The moist air masses that cause winter rains in northwestern region of India are parts of westerlies, yes। वेस्टर्लीज ऐसे घूमते हुए आती है इस तरफ से, ऐसे ऐसे साइड से। गॉट इट? डन। The westerlies of the southern hemisphere are more robust and constant. The westerlies of northern hemisphere, they originate from the higher pressure areas and the horizon tends towards the poles and extratropical cyclones in the general manner. It's like in South America and Southeast Pacific region in the tropical latitude, cyclones do not originate. What is the reason? भाई इस एरिया में बोल रहा है ये, कैसे समझाऊं? साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्ट पैसिफिक,
इस पूरे रीजन में बोल रहा है, ये समझ लो। इस तरफ ये वाला जो एरिया है ना, इस तरफ यहाँ साउथ ईस्ट अटलांटिक, क्या क्वेश्चन बोला इसने, साउथ ईस्ट पैसिफिक रीजन, साउथ ईस्ट वाला ये एरिया एंड साउथ अटलांटिक ये वाला एरिया। इस एरिया में क्या नहीं आता, साइक्लोन्स ओरिजिनेट नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं भाई क्योंकि आईटीसीजेड का प्रेजेंस इक्वेटर के पास का एरिया। गॉट इट, शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, गेटिंग इट। ITCS which shifts towards the north in the northern summer and south in the southern summer usually stays at the north of the equator. Without an ITCS, that tropospheric vertical wind shear is much too strong, and there is also a lack of low pressure zones of circulation, which makes the pressure of cyclone very difficult in southern oceans. ठीक है, getting it? It has been discussed previously. हमने करा था ना थोड़ी देर पहले डिस्कस। और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस चाहिए कोरियोलिस का टू इनफ टू क्रिएट अ साइक्लोनिक वोर्टेक्स। गॉट इट? आर यू गेटिंग इट? The ITCZ which shifts towards the north in the northern summer and the south in the southern summer usually stayed at or north of the equator. Without ITCZ, no, the tropospheric vertical wind shear is much too strong, and there is also lack of low pressure zones or circulations, which makes the presence of cyclone very difficult in southern oceans. It has been discussed previously. ITCZ ही नहीं होगा तो क्या कैसे करेगा फिर? ऊपर चला जाता है ना ITCZ, तो नहीं आएगा इस एरिया में, लो प्रेशर नहीं बन पा रहा। जब ITCZ नीचे आता है तब यहाँ लो प्रेशर बनता है और खिंचता है। बट इक्वेटर पे याद रखना साइक्लोन्स नहीं बनते हैं क्योंकि इक्वल वो हो जाता है। गॉट इट? किसी को पता हो इक्वेटर्स पे बनते हैं तो भाई कर लेना, ट्रॉपिक्स बनते हैं मेरे हिसाब से तो। ITCZ जब ऊपर जाएगा या फिर ITCZ जब नीचे आता है लो प्रेशर क्रिएट करता है तब बन जाता है, ये याद रखना बस। विद रेफरेंस टू द, और पहले मैंने शायद आई थिंक गलती से बोल दिया कि ITCZ के प्रेजेंस की वजह से नहीं बन रहा है, वो गलत है। ITCZ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तब बनने लग जाएगा, जहां पे भी जाएगा लो प्रेशर क्रिएट करेगा ना उस एरिया में, इस वजह से। अनदर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन ओशन डायपोल sometimes mentioned in the news while forecasting Indian monsoon, which of the following statements are correct? IOD phenomenon is characterized by a difference in sea level temperature between tropical West Indian Ocean and tropical Eastern Pacific Ocean. वो ईस्टर्न पैसिफिक और ये इंडिया वाला। गॉट इट? वो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया था ना, पैसिफिक वाला, वहां के डिफरेंस में और यहाँ के डिफरेंस में आईओडी बनता है, इंडियन ओशन डायपोल। ये ऐसा बोल रहा है तो ये तो नहीं है ना, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल रहा है, इसका क्या लेना देना आ गया इससे? ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। अच्छा, इंडिया का वेस्ट वाला बोल रहा है, इसका तो बिल्कुल भी मतलब नहीं रहेगा। इधर का बोलता है ईस्ट का तो एक बार को बन भी सकता था, समझ में आ सकता था। ईस्ट होना चाहिए था, वेस्ट नहीं हो सकता यार। अरेबियन सी आ गया ना, होना तो ईस्ट चाहिए था ना। सोचो, मैंने पहले पढ़ाया, अच्छे से ध्यान दो। इंडिया है ये, बाकी एशिया है, ये जो जापान है, ये पूरा जा रहा है, ये इस साइड में ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर आ रहा है आपका अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका। गॉट इट? तो ईस्टर्न ओशन होता इधर का, तो चलो समझ में आ रहा है, पैसिफिक ओशन है ये, और ये बंगाल वाला है, ईस्टर्न ओशन है इंडिया का, ये वेस्टर्न है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस, यहाँ के डिस्टर्बेंस मिक्स मारने हैं। बट ऐसा थोड़ी है, यहाँ का इसके साथ होगा ना। अल्नीनो के टाइम पे तो मैंने अभी बताया था कि इधर गर्म हुआ तो इधर ठंडा, इधर गर्म ज्यादा हुआ अल्नीनो आया तो इधर ठंडा, इधर ज्यादा गर्म हुआ तो लानीनो सीजन, इधर ज्यादा गर्म हुआ तो अल्नीनो सीजन। गॉट इट? तो इसको ईस्टर्न साइड को इफेक्ट करेगा इंडिया की, वेस्टर्न को नहीं। उसमें वेस्टर्न दे रखा है ये रहा। ठीक है, तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता,
इसका देख, द इंडियन डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड बाय द डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन टू एरियाज यानी डायपोल्स, अ वेस्टर्न पोल इन द अरेबियन सी एंड द ईस्टर्न पोल इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन एंड साउथ ऑफ द इंडोनेशिया। उसका कहने का मतलब ये है कि इंडिया है, अगर डायपोल का डिफरेंस भी आएगा इस तरीके से, इंडियन ओशन डायपोल की बात की गई है, उसका उसका कोई अल्नीनो और लानिनो से लेना देना ही नहीं है। गॉट इट? An IOD phenomena can influence an El Nino impact on the monsoon. Yes, it can influence। अगर यहाँ पे El Nino आ रहा है, अगर यहाँ हुआ तब इम्पैक्ट कर सकता है, इसका इससे रिलेशन हो सकता है, बट इसका इससे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था वेस्ट वाले से, एक बार को देखा जाए। अच्छा, दूसरी चीज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ईस्टर्न और वेस्टर्न, यानी आपका अरेबियन सी और आपका बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है, ये इधर के बे ऑफ बंगाल सी जो है, उनके बीच के पोलर डिफरेंसेस को हम इंडियन ओशनिक डायपोल बोलते हैं। गॉट इट? ये याद रखना, ये अच्छी लर्निंग है। ठीक है, दोनों के, ईस्टर्न पोल इन द ईस्टर्न ओशन एंड अरेबियन सी। ठीक है, ईस्टर्न इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल के भी नीचे ईस्टर्न इंडियन ओशन पर आ गया, बताओ ये यहाँ पर आ गया, इस एरिया की बात कर रहा है वो। डायपोल का डिफरेंसेस यहाँ से आएगा, इधर से नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 में द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी, अच्छा इसमें ना अप्रोचेस भी लग जाती हैं बट इतनी जरूरत है नहीं, बेसिक्स लगाओ। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू थाउजेंड, मेलेनकोविच साइकिल बोलते हैं इसको, मेलेनकोविच साइकिल, ये बिल्कुल सही बात है, ये याद रखना, मिलानकोविच साइकिल, MELANKOVIC cycle, might be the spelling can be wrong, आप चेक कर लेना गूगल पे। when the earth was created more than 4000 million years ago there was 54% and no, देखिए यार डेटा कैसे सही हो जाएगा, इतना कितना इतना एग्जैक्टली कैसे कैसे किसी को पता हो सकता है, तो टू तो नहीं हो सकता, हटा दो इसे, टू हटा दो, टू हटा दो, वन बिल्कुल सही है, तो ये वन है या 1 and 3 है। when living organisms are originated they modified the early atmosphere of the earth, ये हो सकता है, एटमोसफेयर तो मॉडिफाई किया होगा ना। वॉट इट? सी इज द आंसर, सिंपल। अब इन चीज़ों को थोड़ी पढ़ाने बैठा हूँ, ये तो आप बेसिक सोचो, लॉजिक से लगाओ और प्लीज होगा आपका, आप बड़े आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। 2019 में वाई आर द ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट। देखिए वही 25-30 साल वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है वापस से ड्यू ड्रॉप्स के ऊपर, तब कुछ पूछा था, अब कुछ पूछा है, 1979 80s 90s में जब पूछा था, फर्स्ट लेक्चर में देखो मिल जाएगा। ड्यू ड्रॉप्स क्यों नहीं फॉर्म होती क्लाउडी नाइट में? सिंपल सी बात है भाई, क्यों नहीं होती? आसमान खुला हुआ ही नहीं है, गर्मी तो वार्म वार्म ही हो गया, कंडेंसेशन ही नहीं हुआ, वहीं के वहीं वार्म हो गया, क्लाउड ने रोक लिया पूरी गर्मी को, अर्थ के टेरेस्ट्रियल हीट को, तो क्या होगा? जब पूरे टेम्परेचर गर्म रहेगा तो क्या ड्यू ड्रॉप्स बनेंगी? ड्यू ड्रॉप्स तो कंडेंसेशन में बनती है ना, ठंडा होने के लिए, जब टेरेस्ट्रियल यूं जाता है ऊपर तो कुछ लीव्स पे, प्लांट्स की लीव्स पे, ग्रासेस पे ठंडा ठंडा हो जाता है ऊपर की तरफ, सरफेस पे, तो ड्यू ड्रॉप्स बन जाती हैं। क्लाउड्स रिफ्लेक्ट द अर्थ रेडिएशन, सी हीट ऊपर गई वापस आ गई, सिंपल। गॉट इट? another question, consider the following statements, jet streams occur in the northern hemisphere only, वो बोल रहा है जेट स्ट्रीम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलती है, नहीं यार, जेट स्ट्रीम्स तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर ही चल रही होती हैं, तो ऐसा नहीं है, गलत मत बोलो। जेट स्ट्रीम्स आर फास्ट फ्लोइंग नैरो meandering air currents in the atmosphere of some planets including earth, on earth the main jet streams are located near the altitude of the tropopause यानी ट्रोपोस्फियर के ऊपर, एंड आर वेस्टर्ली विंड्स फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट, देयर पाथ्स मैंने बताया था, जहां से विंड आ रही होगी उसका ही नाम हो जाएगा वेस्टर्ली, अगर ईस्ट से आ रही होती तो ईस्टर्ली, जहां से विंड आ रही है उसका नाम वैसे हो गया। ठीक है, देयर पाथ्स टिपिकली हैव अ meandering shape, jet stream may start, stop, split into two or more parts, combine into one stream, or flow in various directions including opposite to the direction of the remainder of the jet. The strongest jet streams are the polar jets, 9 to 12 kilometer
above sea level, and the higher altitude and somewhat weaker subtropical jets at 10 to 16 kilometer. The northern hemisphere and the southern hemisphere each have a polar jet and subtropical jet. फर्स्ट तो गलत है ना, फर्स्ट गलत है तो क्या हुआ, ये भी गया ये भी गया। 2 and 3 देखते हैं। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, ठीक है, सब थोड़ी कर लेंगे। एवरी साइक्लोन कैन नॉट डेवलप एन आई, तो एंड का प्रोसेस है। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेस देन दैट ऑफ द, ये भाई कौन सी फाइंडिंग है, कौन सा मीटर डाल दिया तुमने, अब तक क्या पता चल गया ऐसी। नहीं, मैं तो कहता हूँ 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस कम होगा, जाओ चेक कर लो जाके। करोगे कैसे, 3 तो नहीं हो सकता। 3 भी हटा दिया तो वैसे भी 2 ही बचा। नहीं भी देखते, 3 से भी करते तो भी हो जाता। गॉट इट। नाउ हेड ऑन टूवर्ड्स 2022 question. Consider the following statements. High clouds, high clouds primarily high clouds primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. Low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus cause a warming effect. Which of the following given statements is are correct? High clouds जो होते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं सोलर रेडिएशन को एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। भाई ये क्या मजाक चल रहा है, क्लाउड्स तो वैसे भी बैक मारेंगे तो गर्म ही करेंगे, कूल तो करेंगे नहीं, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट्स बैक की बात कर रहा है, चलो। सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है इनटू द स्पेस की बात कर रहा है, चलो। वो एक बार को तो ये हाई क्लाउड क्यों करेगा, अगर उसको रिफ्लेक्ट बैक भी करना है वो लोअर क्लाउड करेगा ना भाई। रेडिएशन आया, कुछ एब्जॉर्ब कर, कुछ बाहर फेंक दिया, ज्यादा तो बाहर ही फेंक देते हैं, तो कूल डाउन तो तब होगा। Low clouds have high absorption of infrared radiation emanating from the Earth's surface and thus causing a warming effect. भाई इंफ्रारेड रेडिएशन हाई क्लाउड्स करते हैं एब्जॉर्ब, उसी से वार्मिंग होती है, ये भी याद रखना। दोनों ही उल्टा बोल दिया, शायद गलत है दोनों। देखते हैं। लो डेंस क्लाउड मोस्टली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड रिड्यूसेस अर्थ्स surface temperature. Although high thin clouds largely reflect incoming solar radiation, they also catch some of the infrared radiation that the earth generates and reflects it down, warming the earth's surface. Got it? जो ये क्लाउड्स होते हैं ना ऊपर वाले, वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को तो रिफ्लेक्ट बैक मार देते हैं, अर्थ वाले को तो नीचे वाले ही करते हैं भाई। और अर्थ वाले का इंफ्रारेड को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं हाई वाले क्लाउड्स, उसकी वजह से वार्मिंग होती है। याद रखना, अच्छी लर्निंग है, पहले भी आई थिंक कराया था या नहीं कराया था मुझे याद नहीं, ठीक है। देखो सिरस क्लाउड्स ऐसे होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस पूरे के पूरे ऐसे बारिश लाते हैं नीचे से लेके ऊपर तक। क्यूमुलस इतने, स्ट्रेटस इस तरीके से, स्ट्रेटोक्यूमुलस इस तरीके से, ऑल्टोक्यूमुलस इस तरीके से, पॉपकॉर्न जैसे। सीरस क्यूमुलस छोटे वाले दाने, डॉट 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 इस तरीके से। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में आया, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर देन इन विंटर। देखो ये सवाल था, याद आ गया, का रिपीटेशन आया है। टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट होता है कॉन्टिनेंट्स और ओशन में ज्यादा समर में देन इन विंटर, ये इन लोगों ने दे रखा है। सही बात है भाई, समर में हाई टेम्परेचर ज्यादा जाएगा ना लैंड का, पर ओशन का तो भी जाएगा बट कम जाएगा, बट इसका बहुत ज्यादा चला जाएगा तो डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। बट विंटर के टाइम पे तो दोनों ही ठंडे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, जो भी बढ़ेंगे, चलो लैंड थोड़ा बढ़ गया, वाटर का भी थोड़ा ही बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा तो कम डिफरेंस आएगा। इतना ही सिंपल सोचना है। तो उनके बीच का डिफरेंस इज द कॉन्ट्रास्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द लैंड सरफेस। यस, इसी वजह से स्पेसिफिक हीट। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है किसी भी 1 ग्राम का, यानी 1 2 1 पॉइंट सम ml का वाटर का, तो उसमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, कितनी हीट देनी पड़ेगी उसको, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। वाटर में तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ना, लैंड तो बहुत जल्दी गर्म होता है और वैसे ही ठंडा होता है, वाटर को बहुत हीट देनी पड़ती है। गॉट इट। समझ में वाटर में हीट अच्छी जाएगी बट लैंड में तो बहुत ही ज़्यादा चली जाती है, डिफरेंस कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। आंसर इज ए। दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड इट इज़ द करेक्ट रीजन ऑफ आवर 1। गॉट इट।
Another question. With reference to Earth's atmosphere, which of the following statement is correct? The total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times that received at the pole. या 10 times कैसे पता चला, कहाँ से चेक कर रहे हो, क्या वो है? ये थोड़ी सी इस चीज को देखो, रॉन्ग है ये। जनरली अप्रोच लगा के सोचो ना कि ये डाटा कहाँ से आ रहा है ऐसा। तो यूपीएससी ने बस बेवकूफ बनाने के लिए दिया। इंफ्रारेड रेस कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसुलेशन। रफली 2/3 ऑफ द इंसुलेशन, भाई ये डाटा कहाँ से आया तुम्हारे पास? इंसुलेशन का 2/3 ले रहा है। गॉट इट? और देखो इंसुलेशन एट द इक्वेटर इज रफली 5 times देन दैट एट द पोल्स, अराउंड अराउंड। इस तरीके के एकदम एग्जैक्ट डेटाज रॉन्ग होते हैं, ये याद रखना। डी ऑप्शन देखते हैं। इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। भाई कहाँ से तुम विजिबल में जा रहे हो? इंफ्रारेड कब से विजिबल हो गया, ये भी तो सोचो। इंफ्रारेड दिख रहा होता तो मैं मोबाइल का जो रिमोट होता है उसका जब बटन दबाता हूँ तो उसमें इंफ्रारेड बल्ब है लगा हुआ है, मुझे दिखता, मुझे कैमरे में नहीं चेक करना पड़ता कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। याद है पुराने टीवी के रिमोट्स? तो सी ऑप्शन देखते हैं। वैसे भी बचा ही है ये, तो यही है, बट देख लेते हैं। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर बट अपर क्लाउड्स। अभी क्वेश्चन देखा था, अपर क्लाउड्स वाला इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं। गॉट इट? तो वो यही क्लाउड्स होते हैं। वाटर वेपर होता है, उनमें क्रिस्टल्स होते हैं, आइस क्रिस्टल्स, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। गॉट इट? या फिर वाटर वेपर से। याद रखना, न्यू लर्निंग है, इसी पे क्वेश्चन बेस बन के आ जाएगा। 2024 वाला मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा पूरा, जब ये सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, जिससे और वो लोग आप खुद भी करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं या फिर कितने अपलिफ्ट हुए हैं। एटलीस्ट 30 मार्क्स का, 30-40 मार्क्स का आपको अंतर दिख जाएगा जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी सारी। और मैं ट्रिक्स वगैरह वो सब चीज़ें सिखा दूंगा, हैक्स, साइकी, आपके दिमाग में साइकोलॉजी डाल दूंगा, तो उसके बाद में तो आई थिंक इंक्रीमेंट ज़्यादा ही आएगा, 35-40 मार्क्स तक का आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फॉर बेवकूफ एट बेवकूफ आई एस। नाउ साइनिंग ऑफ।